नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। प्रत्येक रविवार को मैं आपके सामने एक ऐसे शख्स को लेकर आता हूं जिसके खुद के एकांकी प्रयास या उसके लक्ष्य या उनके काम इतने बड़े होते हैं कि वो पूरे शहर के लिए गौरव करने वाली चीज़ें होती हैं या उनकी उपलब्धियां दूसरे लोगों को भी प्रेरित करती हैं। आज मेरे साथ एक ऐसे ही युवा हैं जिन्होंने सोलो ट्रेवलर के रूप में बड़ी ख्याति आई है और इस समय उनके नाम को लेकर खूब चर्चा भी अशोकनगर में है। मैं बात कर रहा हूँ अभिषेक भदौलिया की। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा। और दर्शकों को मैं ये बताऊं कि तुम किस लिए प्रचलित हो या क्यों चर्चा में हो, तो बड़ी बात यह है कि अभिषेक अकेले शख्स हैं जो बड़ी बड़ी राइड करते हैं मोटरसाइकिल पर। सोलो ट्रैवलर के तौर पर जो है बहुत लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, रात में ये अकेले रहते हैं, पूरी की पूरी पहाड़ी और दूसरी चढ़ाइयों पर चढ़ते हैं। तो एक जुनूनी काम है और बहुत बड़े आत्मविश्वास की और संकल्प की ज़रूरत होती है। तो पहले तो ये कि ये शौक़ पाला क्यों, मतलब इसके पीछे की कहानी क्या है? पीछे की कहानी ये है कि पहले मैं बचपन में स्कूल टाइम से स्काउट गाइड से जुड़ा था। तो स्काउट गाइड में मैंने बहुत सारी कैंपिंग की, कैंप किए और ट्रैकिंग वगैरह की। मैं से पिंडारी, सुंदरडूंगा ग्लेशियर ट्रैकिंग और ऊटी ट्रैकिंग, गंगोत्री ट्रैकिंग। तो तब से मुझे शौक़ है कि ऐसी जगह दुर्गम मार्गों पे जाने का, साहसिक गतिविधियाँ करने का। तो शौक़ मुझे उसी टाइम से लग गया था। तो ये जो साहसिक गतिविधियाँ तुमने जो की, तो करते करते ये दिमाग में कैसे आया कि अब मोटरसाइकिल का भी जो है सफ़र होना चाहिए? नहीं, मोटरसाइकिल का सफ़र ऐसे दिमाग में आया कि कार से तो सभी कर लेते हैं। बाइक एक ऐसा साधन, माध्यम होता है कि आप उसको कहीं भी रोक सकते हैं। आपको कहीं भी, आप अगर कार से सफ़र कर रहे हैं, आप अगर बस से सफ़र कर रहे हैं, आपको अगर कोई चीज़ लुभा रही है, आप उसको वहाँ पर रुक कर देख नहीं सकते। कार हर जगह खड़ी नहीं होती। बाइक ऐसी चीज़ है कि आप उसे कहीं भी रोक कर उस स्थान को समय दे सकते हैं अपना। तो ये जो यात्राएं करते हैं, इनके कोई उद्देश्य होते हैं या सिर्फ प्रकृति को देखने का, या कोई जुनून ही है एक मतलब? नहीं, बिल्कुल जुनून है ये मतलब मुझे लगता है कि हर 2, 3, 4 महीने में कहीं ना कहीं जाना चाहिए। तो समय निकाल कर जैसे भी तो मैं निकल जाता हूँ मेरे सफ़र पर। तो चलो, मैं ये जानना चाहूँगा दर्शकों के लिए कि अभी तक कौन कौन सी यात्राएं सिंगल मोटरसाइकिल पे जो है तुम कर चुके हो? मैं अभी फ़िलहाल तो मैं नेपाल से लौटा हूँ। इससे 6 महीने पहले जून में गया था मैं लद्दाख। उससे पहले गया था मैं केदारनाथ और उससे पहले छोटी राइड से शुरू किया था। तो पचमढ़ी में लगभग हर साल जाता हूँ बाइक से। तो अभी तक कितनी यात्रा हो गई होगी लगभग मैं बाइक से अगर बात करूँ तो 6 यात्रा हुई, लेकिन लगभग अगर किलोमीटर में तो 12 से 15 हज़ार किलोमीटर में बाइक चला चुका। अच्छा, ये बहुत सारे लोग करते हैं, मैन वर्सेस वाइल्ड में भी देखते हैं इस तरह के जो अचीवमेंट वाली चीज़ें भी होती हैं या जिन्हें कहने चाहिए बड़े खतरनाक काम भी होते हैं। तो इसका कोई रिकॉर्ड बनाने का मूड भी है कि नहीं, इसका कोई रिकॉर्ड बनाने का मूड नहीं है। बस मेरे लिए एक साहसिक गतिविधि है और मुझे ऐसा करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जैसे आपने मुझे बोला कि आप जंगल में रुक जाते हो, अकेले कैंपिंग कर रहे हो, तो कैंपिंग का भी शौक़ मुझे बहुत ज़्यादा है। खाना बनाने का शौक़ बहुत ज़्यादा है, कुकिंग का। हाँ, ये पूछना चाह रहा था। हमने वीडियो और फोटो को देखे हैं, अपनी मोटरसाइकिल पे तमाम सारा सामान लादे होते हो, तो कितना सामान होता है और उनका मतलब कौन कौन सी चीज़ें होती है उसमें? रहने खाने सब, ओढ़ने की सब होती हैं? देखो, उसमें स्लीपिंग बैग मेरा, टेंट, बहुत सारे बर्तन, कैंपिंग के बर्तन अलग आते हैं जो फोल्ड हो जाते हैं इस तरह के, और पूरे खाने पीने का पूरा सामान रहता है कि रात को अगर आप जैसे कहीं जंगल में फंस जाते हैं तो आप उस जगह अकेला महसूस ना करें खुद को कि नहीं कि आप रात को फंस गए तो शायद आप खाना नहीं खा पाओगे, भूखे रह जाओगे। तो पूरा सामान मैं रख के चलता हूँ। अगर ऐसे रास्ते में बारिश आ गई तो मैं बारिश का सामना कर लूँगा, बच जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास सारा सामान रहता है उस चीज़ के लिए। तो जो खाना बनाने का काम रहता है वो खुद करते हो? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास कैंपिंग के सिलेंडर, गैस जो आते हैं छोटे छोटे, वो सारे सब कुछ चीज़ें हैं तो मैं खुद ही करता हूँ। कभी लकड़ी वगैरह की, कैंप फायर वगैरह? लकड़ी की व्यवस्था तो करनी ही पड़ती है क्योंकि आप बिना आग के ठंड में तो बैठे नहीं सकते। जो मैंने अभी लास्ट कैंपिंग की मुस्टांग में, वो 0 से -5 के बीच थी। तो जो फिर मैंने लकड़ियाँ इकट्ठी की। अब बिना आग के कैसे बैठ सकते वहाँ पे? तो जब तक आप खाना बना रहे हो तब तक आपको थोड़ी तो आग चाहिए। अच्छा, ये मुस्टांग में जब तुम रह रहे थे तो बताते हैं वो बड़ा बर्फीला इलाका है, बहुत तेज सर्दी उसमें होती है। तो पूरी रात कैसी गुजरी वो? नेपाल की सबसे कठिन मार्गों में गिना जाता है मुस्टांग और मनांग। और वो जो रात थी बहुत ही अच्छी थी। जब तक मैंने खाना बनाया तब तक आग जला ली थी लकड़ियाँ इकट्ठी करके, और उसके बाद बस खाना खा के, रात को ठंडी रात थी पर मेरे पास इतना सामान था कि मैं -10 तक कर सकता था। जिस जगह तुम रह रहे थे वहाँ से बस्तियाँ कितनी दूर होती हैं? बस्ती जहाँ मैं रुका था, क्योंकि मुझे कैंपिंग लोकेशन बहुत मुश्किल से मिली थी और बस्ती का तो मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि वहाँ से मुझे दूर दूर तक कोई ऐसा दिख नहीं रहा था कि बस्ती हो। बाकी वहाँ से मुझे इतना ज़रूर था कि यार मैं 5 या 10 किलोमीटर जाऊँगा तो
2-4 घर ऐसे पड़ जाते हैं वहाँ पे रास्ते में। तो जब अकेले रात पूरे गुजारते हैं और उसके पहले तय कर लेते हैं कि यहाँ इतनी दूर जाना है, तो ऐसे में कोई संभावित खतरा हुआ या कोई परेशानी हुई तो उसके लिए तैयार रहते हो? बिल्कुल तैयार रहते हैं उसके लिए। बहुत सारे उपकरण हैं मेरे पास कि यार एकदम से कोई, अब वैसे तो ऐसा कुछ होता नहीं है, यार कि एकदम से रात को किसी जानवर ने हमला कर दिया या कुछ लोग आ गए, तो इतनी तो सुरक्षा की दृष्टि से कुछ तो रखना पड़ता है साथ में कि आप सामना कर सकें उस चीज़ का। मोटरसाइकिल को भी उसी तरह तैयार किया है? नहीं, बाइक को बिल्कुल, बाइक मेरी आप देखेंगे तो पीछे उसका सैडल स्टैंड, आगे उसमें चार्जर वगैरह सब कुछ उसी में, सब कंप्लीट रहता है, पूरा कंप्लीट। तो अब अंदर की चीज़ ये है कि सब लोगों के अपने अपने शौक होते हैं, तुम्हारा ये जो शौक बना तो इस शौक को यहाँ तक ले आए, तो आगे इसको लेकर क्या विचार है अब? आगे ये है कि अशुनर मैंने बहुत सारे लोग ऐसे तलाश है कि जो मेरे साथ जा सकें, पर कहते समय पर जब जैसे ही मौका आता है तब ये तो कुछ ना कुछ बहाना या होता है कि उनके लोगों की मजबूरियाँ भी होती हैं, परिस्थितियाँ होती हैं। पर मेरा तो एक टारगेट रहता है, मुझे इस तारीख को निकलना है तो निकलना है। तो इस बार मैं अकेले ही निकला क्योंकि अब मैं किसी का इंतजार नहीं कर सकता था। अशुनर जैसे अशुनर थोड़ा अभी नया डिस्ट्रिक्ट बना है, मतलब नई जगह है, तो नहीं तो सोलो ट्रैवलर जब करते हैं तो समूह में अब आप जाते हैं तो कितनी सहूलियत हो जाती है, और अकेले में ज़्यादा मुफीद रहता है या लोगों के साथ में जाना? अब यहाँ पे समूह में तो सहूलियत रहती ही है, लेकिन समूह यहाँ पर मिलना मुश्किल है, तो समूह बनाने से अच्छा है कि अकेले यात्रा की जाए। तो एकल यात्रा का आनंद भी कुछ अलग ही होता है। तो जब तुम लौट के आते हो तो तुम्हारे दोस्तों के या साथ के लोगों का जो रिस्पॉन्स होता है वो किस तरह का है? जब मैं लौट के आता हूँ तो साथ के लोगों का रिस्पांस अच्छा ही रहता है, सब लोग आके तारीफ़ ही करते हैं, गज़ब कर दिया ये वो। पर मुझे लगता है यार ये तो मुझे नेचुरली हिस्सा लगता है, मुझे तो करना ही था ये। पर तुम चूँकि अकेले अपनी इस तरह की ज़िंदगी जी रहे हो तो नौकरी भी करते हो अपनी, जी जी, तो कितनी मतलब आर्थिक रूप से ये जो यात्राएं हैं वो कितनी जो है खर्चीली होती हैं? आर्थिक रूप से यार मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं शायद नौकरी के दम पे ही करता तो नहीं कर पाता। और करीब मुझे एक यात्रा में 4 महीने लग जाते हैं सारे साधन जुटाने में और इस तरह की गतिविधि करने में, तो थोड़ा पारिवारिक सपोर्ट भी होना बहुत ज़रूरी है। कितना खर्चा करते हो कि यात्रा में? खर्चे की यार बात करें तो ऐसे नेपाल यात्रा में मेरे समथिंग 25,000 रुपये, और ऊपर के अगर ऐसे लगा जैसे बाइक में लग जाते हैं, लाइसेंस में लग जाते हैं, तो बहुत से ऐसी चीज़, लाइसेंस में, बीमा में लग जाते हैं। इस यात्रा में भी लाइसेंस या नहीं बीमा नहीं, इसके अलावा जैसे जगह जगह अगर जाते हो तो इस तरह की कोई फॉर्मेलिटीज रहती हैं कि वहाँ NOC लेना पड़ता हो या परमिशन लेना पड़ता हो? बिल्कुल। सबसे पहले तो आप यात्रा पे जा रहे हो तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और आपका बीमा तो होना ही चाहिए, तो बीमा हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है उसका। जैसे मैं नेपाल गया था तो नेपाल के लिए परमिट बनता है एक 1600 रुपये का, और गाड़ी का बनता है भंसार। आपको नेपाल में जितने भी दिन रहना है तो 150 रुपये रोज़ गाड़ी के हिसाब से बनता है। तो मैंने 12 दिन का बनवाया था, मैं कम समय में आ गया, और 150 रुपये के हिसाब से ऐसे 1800 रुपये का तो मेरा भंसार ही बना था। उसके बाद मैं ऐसे मुक्तिनाथ गया था तो उसके लिए 1600 रुपये का परमिट बना था। उसका मैं फिर से लौट के पोखरा आया, फिर मुझे मनांग जाना था अगले दिन, तो मनांग जाने के लिए फिर 1600 का परमिट बना, तो 5000 रुपये तो परमिट वगैरह में इनमें ही लग गए थे। अच्छा ये बताओ, मैं ये कह रहा हूँ कि हम सामान्यतः रात के समय में अपने घर से पड़ोस में या दूसरी जगह जाने में बड़ी तकलीफ होती है, और आप यात्राएं कर रहे हैं लगातार पथरीले रास्ते में, एकांत में रहते हो, तो मानसिक रूप से कुछ दृढ़ होने के लिए कुछ करना पड़ता है कि ये नेचुरल है? तुम नहीं, नेचुरल ही है मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ करने में। मुझे लगता है कि मैं कुछ ऐसा साहसिक करूँ कि कहूँ कि मैं खुद को खुशी पहुँचा पाऊँ, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जी। तो अगली यात्रा? मेरी अगली यात्रा जल्दी आने वाली है, प्लान कर रहा हूँ मैं, बहुत ही अच्छी यात्रा का प्लान कर रहा हूँ, बहुत ही दुर्गम मार्ग की यात्रा का प्लान कर रहा हूँ। तो इस बार भी अभिषेक अकेले रहेंगे क्या? नहीं, इस बार मैं अकेले ही जाऊँगा, क्योंकि किसी को साथ में ले जाना परेशानियों को थोड़ा सा बढ़ा देना है, क्योंकि उसके परिवार के साथ भी कुछ दिक्कत आ सकती है, हमें भी कुछ दिक्कत आ सकती है, तो किसी की मैं जान क्यों जोखिम में डालूँ, मुझे अकेले ही करना है इस बार। अच्छा ये बताओ, अब इतना काम कर ही रहे हो तो ये भी पता चल गया होगा कि सबसे दुर्गम इलाके कौन से हैं, सबसे कठिन इलाके, तो जिन जगह जाते हो उनका चयन किस तरह से करते हो? उनका चयन तो मैं अभी नेट के गूगल के माध्यम से ही करता हूँ। बाकी भारत के जितने भी दुर्गम मार्ग हैं, कुछ मार्ग रह गए हैं मेरे, तो वहाँ पे अभी मुझे जाना है। पर उसके बाद ये सबसे ज़्यादा दुर्गम अभी मैं नेपाल में ही थे 2 मार्ग, तो ये मैं करके आया। मनांग टिलीचुला के जो विश्व की सबसे ऊँची झील है वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाया, उससे 30 किलोमीटर पहले रह गया। चामे तक पहुँच पाया मैं, बड़े अजीब नाम है चामे मुस्तांग। तो चामे से मैं लौट आया क्योंकि बाइक स्लिप हो रही थी, बर्फ़ आ गई थी रोड पे। तो अब मैं एक बार फिर से मुझे टिलीचुला तो पहुँचे नहीं है, तो ये भी प्लान करना है बाकी, और मैं प्लान कर रहा हूँ अभी।
चलिए, तो ये हितेंद्र भदौलिया के साथ अभिषेक भदौलिया थे, ये भी बड़ा इत्तेफाक है पहली बार। तो आप अभिषेक को सुन रहे थे, उन युवाओं के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, जिनमें जोश या संकल्प जैसी चीज़ें हैं, वो अभिषेक से सबक ले सकते हैं कि अगर आप किसी एक जुनून को पालते हैं तो उसको निभाने के लिए आपको कितने कठिन चीज़ों को जो है आगे ले जाना पड़ता है। तो अभिषेक की यात्रा ऐसी चलती रहे और आप लोगों के बीच में हम आते रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं अभिषेक आपको, और आपकी यात्राओं के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। Audio Jungle.